हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज एक हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यहाँ पे दो टर्म आ रहा है। पहला है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य प्राणी। सबसे पहले तो हमें इन दोनों टर्मों को पढ़ना ज़रूरी है कि यह क्या है, इसका मतलब या फिर इसका आशय क्या है। सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जिसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या फिर हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्यों की सहायता के बिना ही पैदा होते हैं, यानी कि बिना किसी प्रकार के मनुष्य के सहयोग के द्वारा यह वनस्पति उगती है और इस लंबे समय तक मानव जीवन का या फिर मानव का प्रभाव इस पर नहीं होता है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस पे मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण इसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है अक्षत जो वनस्पति। इसका एक अन्य नाम है जिसको हम किस नाम से जानते हैं तो अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे लंबे समय तक मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं अगर वनस्पति को, तो वनस्पति को जो प्राकृतिक वनस्पति है इसको दो भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। पहला होता है देशज। अब देशज का आशय क्या है? तो ऐसी वनस्पति जो मूल रूप से भारत में ही पाई जाती है या फिर उसका मूल जो स्वरूप है, जो मूल उसकी उत्पत्ति है वह क्या है? भारत से ही है, यानी कि उसे मूल देश से ही है, भारत। ठीक है। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं विदेशज। अब विदेशज क्या होता है? ऐसी वनस्पति जो भारत के बाहर से आई हो या फिर उसका जो मूल स्वरूप है वह क्या है? बाहर का, मतलब कि किसी अन्य देश से है, तो उसको हम कहते हैं विदेशज वनस्पति। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को हमने दो भागों में बांट दिया। एक है देशज वनस्पति और दूसरा है विदेशज वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पति है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना ही पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानव का किसी भी प्रकार का प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं होता है, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो इन दोनों टर्मों को आप यहाँ पे ध्यान से रख सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और देशज या विदेशज वनस्पति क्या है। तो यूपीएससी ने शायद अभी 2024 में ही एक क्वेश्चन पूछा था इसी पे आधारित कि कुछ यहाँ पे वनस्पति का नाम दे दिया था या पूछ लिया था कि ये मूल रूप से किस देश का यह वनस्पति है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार वह क्वेश्चन पूछा था। तो लेकिन उसका सेंस यही था कि बताना था कि किस देश की ये मूल रूप से वनस्पति है। बाकी अगर हम आगे देखते हैं कि जो हमारा आता है वन्य प्राणी, तो यह इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वन्य प्राणी यानी कि वन में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हीं को यहाँ पे हमें पढ़ना है। अगर हम विश्व में बात करें, विश्व के लगभग जितने भी देश हैं, यानी कि विश्व के 12 जैव विविधता वाले देश हैं, यानी कि जो भी जैव विविधता वाला जो यहाँ पे टर्म आता है, जैव विविधता का अर्थ है जीवन में जो भी विविधताएं पाई जाती है, यानी कि जो भी अंतर पाया जाता है उनके आधार पर अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनमें भी किसी अन्य प्रकार के यहाँ पे टाइप होते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम विश्व में देखें तो 12 ऐसे देश हैं विश्व में कि जिनमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, उनमें से हमारा देश एक है। यानी कि जो हमारा भारत देश है उनमें भी एक वह अपना भी स्थान वहाँ पे दिखाता है जहाँ पे जैव विविधता में व्यापक मात्रा में अंतर पाया जाता है। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था भारत के बारे में। कहीं पे आपने देखा उत्तरी भागों में तो जो हिम के रूप में वर्षा होती है, तो अगर वही हम पश्चिम वाले भागों की यानी कि राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ही कम, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक हमने वर्षा वहाँ पे देखी थी।
और इसके पहले अगर हम उत्तर की बात करें जहाँ पे हिमालय स्थित है, तो वहाँ पे बर्फ़ के रूप में वर्षा होती है, यानी कि ये जो वहाँ पे हिम के रूप में जो जल है वह नीचे की तरफ आता है। वहीं अगर हम पूर्वी स्टेट की बात करें, जो कि उत्तर पूरब में स्थित है स्टेट, जो कि 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, जो 7 स्टेट हैं उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और इस स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर हम इस वाले भाग की बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है समकालिक जलवायु पाई जाती है, यानी कि समुद्र के तट के किनारे स्थित होने के कारण इनमें जलवायु का यानी कि जो ऋतुएं होती हैं उनमें विशेष प्रकार के अंतर कोई नहीं दिखाई देता। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत के 4 कोनों में अगर हम जाकर देखते हैं तो अलग अलग यहाँ पे विविधताएँ पाई जाती है, ऋतुओं में भी विविधताएँ पाई जाती हैं। और इसी के अनुसार इन ऋतुओं के परिवर्तन के अनुसार वहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ भी उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में आप देखेंगे कि ऊँट पाए जाते हैं, जो कि रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में ऊँट की उतनी व्यापक मात्रा नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो ऊँट जंतु है उसका जीवन अनुकूल है रेगिस्तान के प्रति, जहाँ पे रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगर ध्रुवीय भालू की बात करें, उसको हम रेगिस्तान में ला दें तो उसका जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ध्रुवीय भालू है वह ध्रुवों पे रहना उसके लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे भारत में किस प्रकार की विविधताएं पाई जा रही हैं, व्यापक विविधताएं पाई जा रही हैं। इस कारण भारत को विश्व के जैव विविधता वाले देशों में से एक माना जाता है। अगर जैव विविधता की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लगभग 47,000 विभिन्न प्रकार के पौधे यानी कि विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं। आए दिन आप देखे होंगे कि वैज्ञानिक नए नए शोध करते हैं, नए नए खोजें करते हैं, नए प्रकार की कोई वनस्पति ढूंढ निकालते हैं, कई नए प्रकार के जीव जंतु ढूंढ निकालते हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की खोजों के यानी विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधों, जंतुओं, फूलों की खोज करते हैं। इसके आधार पर अगर हम देखते हैं कि अब तक जो ज्ञात हैं वह 47,000 विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे पाए गए हैं भारत में। इसके अलावा लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई गई हैं, जो फूलों के पौधे हैं उनकी प्रजातियां पाई गई हैं। अगर विश्व की तुलना हम करें इनसे तो लगभग 6% हैं। कौन? यह फूलों की जो पौधे हैं वह विश्व की तुलना में 6% केवल भारत में ही हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जो कि अगर जिनमें यह तो हम फूलों की बात किए, लेकिन भारत देश में कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं या फिर पौधे हैं जिनमें यहाँ पे फूल नहीं उगता है। तो जैसे कि फर्न हुआ, एग्जाम्पल के रूप में फर्न हुआ, शैवाल हुआ, जिसको हम एल्गी बोल सकते हैं, कवक, या फिर जिसको हम फंजाई भी बोलते हैं, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अगर जानवरों की बात करें तो भारत में लगभग 90,000 जो जानवर की जातियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, तथा भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं जो कि समुद्रों में निवास करती हैं। लेकिन इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, इनके लिए यह जो वनस्पतियाँ हैं वह किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पे पौधों की इनकी यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं इनकी उत्पत्ति होती है या फिर ये उगते हैं, जिसको हम वनस्पति जगत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्राणी जगत, जानवर भी इनमें जो अपने जो इन जंगलों में यानी कि इन प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ साथ अपने जो जीवन है उनको व्यतीत करते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी जैसे हमने बताया कि रेगिस्तान में ऊँट जैसे जानवर अधिक पाए जाते हैं, और वनस्पति की अगर हम बात करें तो कटीले जो कैक्टस पाए जाते हैं, इनमें जो हमें रेगिस्तानी एरिया में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो वनस्पति तथा
जो वन्य प्राणियों में इतनी बड़ी विविधता है, इनमें अंतर क्या है? आखिर इनमें इतना बड़ी विविधता क्यों है? तो इनके प्रमुख कई कारण होते हैं जिनमें हम बात करेंगे। इनके कारणों को अगर हम जानें तो पहला कारण है भूभाग, यानी कि धरातल स्तर पे अगर हम भूभाग की बात करें तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार यह जैव विविधता यानी कि वनस्पति विविधता, जैव विविधता इनमें किस प्रकार अंतर लाती हैं। जैसे देखिए कि भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आप देखे होंगे कि पर्वत पठार मैदान शीतोष्ण कटिबंधों में एक प्रकार की वनस्पतियां नहीं हो सकती। धरातल के स्वरूप जो स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पे कृषि अच्छी होगी, ऊबड़ खाबड़ जो स्थान होगा, असमतल जो भूभाग होगा उस पर आपको देखने को मिलेगा जंगल तथा घास के मैदान हैं, लेकिन जिन पर वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि पठार समतल भाग हैं, वहाँ पे ऐसे कृषि नहीं की जा सकती, यानी कि अच्छे मात्रा में वहाँ पे जो किसका उत्पादन किया जाता है, फसलों को उगाया जाता है, वह अच्छी मात्रा में नहीं हो पाएगा। जो वनस्पतियाँ हैं वह समतल एरिया में अधिक देखने को मिल जाएगी। अगर हम पर्वतों की बात करें, पर्वतीय पाद की बात करते हैं, यानी कि जो पर्वत के निचले सतह पर उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको लंबे लंबे वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरा कारक होता है मृदा। यह किस प्रकार हमारी जो वनस्पतियाँ हैं उसको प्रभावित करता है, इसको हम देखते हैं। आप देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जिनमें कई प्रकार से, जैसे कि लोयस मृदा, काली मृदा, लाल मृदा इत्यादि इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो वनस्पतियों के लिए आधार बनती हैं। यानी कि किसी वनस्पति के उगने के लिए मृदा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नदी के डेल्टाई वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पे पर्णपाती वनस्पतियाँ यानी कि वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों पे जहाँ पे मृदा की परत जो होती है गहरी होती है, वहाँ पे शंकुधारी वृक्ष या फिर शंकुधारी वनों का उद्भव होता है, या फिर शंकुधारी वन वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे पर्वतों की ढलानें होती हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा किस प्रकार वनस्पतियों के उगने में सहायक होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा टर्म, वो जलवायु के आधार पे यानी कि क्लाइमेट के आधार पे हम देखते हैं कि किस प्रकार यह यहाँ पे इसको प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तापमान पे यानी कि टेम्परेचर पे। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायुकीय नमी पर आधारित होती है या फिर इस पे निर्भर करती है। आप देखे होंगे कि हिमालय पर्वतों की ढलानों पर या फिर प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर लगभग 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अगर हम तापमान ऊपर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि तापमान गिरता जाता है, यानी कि तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है। इसमें तापमान में कमी आने का प्रमुख कारण क्या है? जैसे कि मान लीजिए यह हमारा सूरज है और यह हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य की रोशनी यानी कि सूर्य तप जब पृथ्वी पर आता है, यानी कि जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है, इसी को बोलते हैं सूर्य तप। और इसके द्वारा जब हमारी पृथ्वी गर्म होती है तो यहाँ से जो हमारी पृथ्वी है ऊर्जा रिलीज करती है, यानी कि ऊष्मा रिलीज करती है। ऊष्मा रिलीज करने के कारण ही जो हमारा वातावरण होता है, यह वातावरण गर्म होता है। यानी कि जो हमारे वातावरण के गर्म होने में कौन भूमिका यहाँ पे निभा रहा है, तो वह हमारी पृथ्वी निभा रही है, ना कि सूर्य। पृथ्वी जो ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है, इसी के द्वारा ही वातावरण गर्म हो रहा है। यानी कि जब यहाँ पे आप पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो यहाँ पे आपको जो पृथ्वी द्वारा रिलीज की गई ऊष्मा है वह अधिक मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऊष्मा है वह कम होती जा रही है। क्यों?
आप पृथ्वी से दूर जा रहे हैं ना, अगर पृथ्वी के पास रहते हैं तो आपको ऊर्जा की अधिक महसूस होती, गर्मी अधिक महसूस होती, लेकिन जैसे जैसे आप दूर हो रहे हैं वह ऊष्मा कम होती जा रही है। तो सेम इसी प्रकार, इसी का कारण यहाँ पे है कि यहाँ पे जैसे जैसे लगभग 915 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर अधिक ऊंचाई पे हम जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई देखने को मिलती है। अब जब यहाँ पे बर्फ़ जब जमेगी तो क्या वहाँ पे वनस्पतियाँ व्यापक मात्रा में उग पाएंगी? नहीं उग पाएंगी। यानी कि तापमान यह निर्धारित कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय से उस उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वृक्षों में यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि तापमान पे, अगर तापमान के आधार पे हम देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय एवं अल्पाइन जो होते हैं, इनके आधार पे वनस्पतियाँ यहाँ पे परिवर्तित होती रहती हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, इसको आप देखिए। इनमें पहला बताया है वनस्पति खंड को रूप में विभाजित किया है, दूसरा औसत वार्षिक तापमान यानी कि डिग्री सेल्सियस में हम देख सकते हैं, उसके बाद जनवरी में औसत तापमान क्या होगा और टिप्पणी में यहाँ पे बताया है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो औसत उसका वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और जब यह जनवरी का समय आता है, जनवरी का महीना आता है, तो उसका तापमान घट के लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे जब वहाँ पे परिवर्तन देखते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का पाला नहीं पड़ता है। उपोष्ण जो कटिबंधीय वाले क्षेत्र में जाते हैं तो लगभग यहाँ का जो औसत तापमान होता है 17 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, लेकिन जनवरी आते आते यहाँ पे इसका तापमान घट करके 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रह जाता है, और यहाँ पे देखते हैं कभी कभी पाला पड़ता है। शीतोष्ण वाले क्षेत्र में इसका तापमान, औसत तापमान जो है 7 से 17 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जनवरी के महीने में घट करके यह -1 से -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा पाला पड़ता है, यानी कि बर्फ़ भी कभी कभी पड़ती है। इसके बाद अल्पाइन वाले क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पे तापमान, औसत तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। जनवरी के महीने में यह -1 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 12 महीने बर्फ़ जमी हुई होती है। तो इस प्रकार आपको यह समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है किस प्रकार इसमें अपनी भूमिका निभाता है। किसी भी स्थान पे सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। यानी कि 3 चीज़ें यहाँ पे, 3 कंडीशन है इसके लिए। पहला है अक्षांश, दूसरा है समुद्र तट से उसकी ऊंचाई कितनी है, और तीसरा होता है ऋतु। यानी इन 3 के आधार पे इसके लिए मानक तय होता है कि किसके आधार यहाँ पे परिवर्तन इस आधार पे ही होता है। अगर हम वृक्षों को जो प्रकाश, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं, वो यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वह अधिक लंबे समय तक अगर वृक्षों को मिलता रहे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो वृक्ष हैं वह जल्दी ग्रो करते हैं। इस कारण आप देखते हैं कि गर्मी की ऋतुओं में जो वृक्ष होते हैं वह जल्दी बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ क्यों होती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर ये वाला पैराग्राफ आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे जो अभी जस्ट हमने बताया, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब ये इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि जो उत्तरी ढलानों पे जो यहाँ पे आप देखेंगे कि 12 महीने, यानी कि 12 महीने जो बर्फ़ जमी होती है, इस कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ उगने के लिए जो पर्याप्त अनुकूल मात्रा नहीं पाई जाती, यानी कि सूर्य की मात्राओं का अभाव हो जाता है। जो सूर्य की प्रकाश होता है यहाँ पे इसकी कमी हो जाती है, इस कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी कि कम होती हैं। वहीं जब हम हिमालय के निचले वाले क्षेत्रों पे जाते हैं तो देखते हैं सूर्य का प्रकाश थोड़ा मिलता है, इस कारण यहाँ पे इसकी अपेक्षा जो सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
उसके बाद दूसरा कारक होता है वर्षण। अब यह किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि आपने अभी कल पढ़ा था कि जून से सितंबर तक इनका आगमन होता है, और जब यह पीछे हटते हैं तो यह उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में जाते हैं। और हमने आपको बताया था कि तमिलनाडु में जाके व्यापक रूप में यानी कि एकदम मूसलाधार वर्षा के रूप में वर्षा कराते हैं, और यहाँ पे वनस्पतियों को लाभ होता है। और धान की खेती भी हमने बताया था कि यहाँ पे की जाती है उस समय, जबकि उस समय उत्तरी जो भारत है यहाँ पे गेहूं की खेती की जा रही होगी। यानी कि जहाँ पे अधिक वर्षा होगी, जो वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं अति सघन पाई जाती हैं, और जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वह विरल होंगी। एग्जाम्पल के रूप में आप तुलना करिए कि जो हमारा राजस्थान है और उत्तर पूर्वी वाले स्टेट जो है वहाँ पे आप देखिए, यानी कि असम, मेघालय, इन सब वाले क्षेत्रों में देखिए, इनसे तुलना कीजिए कि कहाँ पे वनस्पतियाँ अधिक हैं। इनके वनस्पतियों में अंतर होने का मुख्य कारण क्या है, तो वर्षा ही है। उसके बाद एक यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियाँ क्यों पाई जाती हैं। तो इसका सीधा सा कारण है कि जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पे आप देखिए कि यह जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे पूर्वी वाले घाट है ये वाला, और यह पश्चिमी घाट है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको पर्वतें पाए जाते हैं। पर्वत चोटियाँ ऐसे हैं, जब समुद्र से यहाँ पे यह अपने साथ आर्द्रता को लेकर भारत की तरफ चलना शुरू करता है तो इनमें नमी यानी कि आर्द्रता पाई जाती है। जब यह पर्वतों के सामने टकराते हैं, यानी कि पर्वत जो होते हैं अवरोध के रूप में खड़े होते हैं, और यह हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं और यहाँ पे वर्षा कराती हैं। लेकिन यह पूर्वी घाटों में इसका अभाव हो जाता है। वर्षा तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यानी कि हमने अब देख लिया कि वनस्पतियाँ किस प्रकार यहाँ पे उगती हैं, इनके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, किस पर ये आधारित होती हैं कि कौन सी मारक वस्तु अगर इनको प्राप्त हो जाएं तो इनका ग्रो जो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे अब देखिए थोड़ा वन के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो वन होते हैं ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। अब कुछ यहाँ पे हम आपको वनों की महत्ता को बताने वाले हैं और इनकी चुनौतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं। पहले देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि वनों का महत्व किस प्रकार होता है। अब वन क्या होते हैं, स्थानीय जलवायु के रूप में यानी कि वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखते हैं, पहला वर्षा कराने में सहायक होते हैं, दूसरा मृदा का अपरदन रोकते हैं, यानी कि जो वृक्षों की जड़ें होती हैं मृदा की कटाव को रोकती हैं, और तीसरा हम बात करते हैं अगर, तो यह नदियों की धाराओं को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जब बाढ़ आती है तो यह बाढ़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यह चौथा अगर हम बात करते हैं तो यह पवन को भी रोकती है और तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करती है। अगर कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो जब ज्वार और भाटा आता है तो वहाँ पे मैंग्रोव, जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वाले वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि सुनामी से हमें रक्षा करते हैं। यानी कि 5-6 कारण आपको हम यहीं पे दिखा दिए तो किस प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक हैं। ये हमारे लिए नहीं बल्कि ये जंतुओं के लिए भी आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि यह प्राणियों के लिए यानी कि जंतुओं के लिए आश्रय के रूप में होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि लेकिन इतना तो हमें इससे जो यानी कि वनों से इतना हमें लाभ होता है, लेकिन फिर भी मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के कारण, मानव द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के कारण भारत जो यहाँ पे जो वन हैं
इनको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पहले देखिए कि हमें अत्यधिक हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे देश की आबादी विश्व की सबसे बड़ी देश की आबादी वाला देश बन गया है। यानी कि लगभग एक तो 145 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत की हो गई है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के निवास के लिए उनको घर भी चाहिए होगा, लेकिन हमारी जो ज़मीनें हैं, पृथ्वी है, वह बढ़ तो नहीं रही है। तो इसके लिए वह अपने रहने के लिए, अपने आश्रय के निर्माण के लिए वह क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। कृषि करने के लिए, अपने भोजन की प्राप्ति करने के लिए, वहाँ पे कृषि फसलों को उगाने के लिए वह जंगलों को काट कर साफ कर रहे हैं। इस प्रकार जंगलों की जो जंगलों की व्यापकता है वह धीरे धीरे घट रही है। और इसके अलावा अगर हम अन्य बातों की तरफ ध्यान दें तो लोग उद्योगों का विकास कर रहे हैं इन्हीं वनों की कटाई करके। शहर निर्माण कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर यानी कि जोशीमठ वाला क्षेत्र, जहाँ पे इतनी व्यापक मात्रा में वहाँ पे विकास किया गया, यानी कि मानव तो अपने लाभ के लिए कर रहा है, अब उसकी अपने जो लालच की सीमा है वह बढ़ती जा रही है। लाभ के कारण लाभ को अधिक विकसित करने के लिए, मतलब कि अपने लाभ को कमाने के लिए वहाँ पे विकास कर रहा है, लेकिन वहाँ की जो ज़मीनें हैं वह क्या हुई, धंसने लगी। तो यह इसी का परिणाम है ना कि वहाँ की जो ज़मीनें धंस रही हैं। इस प्रकार आप देखिए किस प्रकार की जो वनों के लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए कि अगर हम जो हमारा वनों का विस्तार है, अगर भारत में हम बात करते हैं, भारत में वनों का विस्तार, तो यह जो है 2003 में जो वनों का विस्तार था 2003 में, यह लगभग 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। लेकिन जब यहाँ पे मानव इसको काटने लगा तो वर्तमान समय में यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जो भारत में वनों की कुल क्षेत्रफल जो है घट करके 68 से घट करके 21% ही रह गई। ठीक है, यानी कि अगर हम रिपोर्ट कौन जारी करता है, सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिएगा, तो यह करता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 21% है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में और आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं वनस्पतियों के प्रकार। तो वनस्पतियों को हम विभिन्न प्रकारों में बांट के पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से जो वनस्पति के प्रकार हैं, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। तो सबसे पहले हम पहले वाले जो पॉइंट है इस पे हम देखते हैं कि यह क्या है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। ये जो पर्वत होते हैं पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे कि इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप वाले समूहों में, और इसके अलावा असम में पाए जाते हैं। असम के जैसे कि पहला तो हो गया पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में, उसके बाद हो गया लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद असम के जो ऊपरी वाले भाग हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तट पे यह सीमित मात्रा में इनकी पाई जाती है, ये पाए जाते हैं वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे ये वृक्ष ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं तो पश्चिमी घाट हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, और यहाँ पे हमने बात किया था कल मेघालय वाले क्षेत्रों में, यानी कि पूर्वी स्टेट के बारे में, और उसके बाद यहाँ पे ऊपरी हिमालयी वाले क्षेत्रों में हमने देखा था।
तो यहाँ पे जहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पे इसी प्रकार की यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आबनूस हुआ, जिसको अब एबोनी भी हम बोलते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना जैसे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम विभिन्न प्रकार के जानवरों की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन से जानवर पाए जा सकते हैं, तो पहला देखिए कि हाथी, बंदर, लेमुर तथा हिरण और एक सींग वाले गैंडे, जो कि यहाँ पे हमें असम में देखने को मिलता है। पश्चिमी बंगाल के दलदली वाले क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। तो इस प्रकार हमें देखा कि जो हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वहाँ पे कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, हम ये देखे हैं। और यहाँ पे जो वन होती है कुछ इसी प्रकार से पाई जाती है। यहाँ के जो वन होते हैं अधिक सघन होते हैं। यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वे एक समय जो वनस्पतियाँ होती हैं एक समय अपने पत्तों को नहीं गिराती हैं। इस कारण यह हमेशा सदाबहार के रूप में देखने को मिलता है। इस कारण इसको हम सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वनस्पतियाँ जो होती हैं अलग अलग समय पे अपने पत्तों को झाड़ती हैं। इस कारण अगर मान लेते हैं कि एक वनस्पति अपने पत्तों को झाड़ी लेकिन दूसरी वनस्पतियों का पत्ता वैसे ही अभी है, हरा भरा है, तो दूर से देखने पे हमें क्या लगेगा कि ये जो यहाँ पे वन है वह हरे भरे हैं। इस कारण यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो वन है यह सदाबहार वन के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम दूसरा वाला बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कि अगर हम उष्णकटिबंधीय वाले सदाबहार वन की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पे पाया जाता है, पूर्वी घाट के यानी कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, लक्षद्वीप वाले क्षेत्रों में, यहाँ पे पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी स्टेट वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जो हैं यहाँ पे ये वाली वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन इस प्रकार से दर्शाया गया है। जो जो रंग यहाँ पे दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं। बाकी आगे जो है इनके पॉइंटों को हम ध्यान रख सकते हैं। हम ये जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि 9वीं क्लास की एनसीईआरटी है, इस कारण हम यहाँ पे अधिक विस्तार से नहीं देख रहे हैं, यानी कि जिस लेवल की एनसीईआरटी है इसी के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। बाकी आगे वाले जो हम क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th-12th की, तो वहाँ पे हम अच्छे से इसके विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी दिया है इसको हम पढ़ लेते हैं। दिया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जो वन होते हैं भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और इनमें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इनमें अगर हम वर्षा की मात्रा देखते हैं तो लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा पाई जाती है। और यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं यह ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्तों को झाड़ देती है, यानी कि गिरा देती हैं, यानी कि 6 से लेकर 8 महीने के लिए अपने पत्तों को गिराती हैं। इस कारण यहाँ इसको नाम दिया गया पर्णपाती वन। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से जाना गया है और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन के नाम से विभाजित किया गया है। ठीक है, जो आर्द्र वाला जो पर्णपाती वन है वहाँ पे अगर वर्षा की हम बात करते हैं तो लगभग 100 से लगभग 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ पे ऐसे वन देश के लगभग पूर्वी भागों जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद जो होते हैं, यानी कि जो हिमालय के निचले वाले स्तर पे हम देखते हैं, निचले वाले प्रदेशों में देखते हैं, और झारखंड, पश्चिमी जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों पे हम देखते हैं तो ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वनस्पतियों की तो यहाँ पे सागौन यहाँ पे सबसे प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बांस और साल, शीशम, चंदन और कुसुम, अर्जुन, सहतूत इत्यादि प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो कि
व्यापारिक महत्व के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए यह बहुत ही अधिक लाभदायक हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शुष्क वनस्पति की, शुष्क पर्णपाती वनस्पति वन की, तो यहाँ पे लगभग आपको वर्षा देखने को मिलेगी 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा पाई जाती है। ये वन जो होते हैं वह प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे कि यूपी हुआ, बिहार के मैदान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वह सागौन होती हैं, साल, पीपल, नीम यहाँ पे वृक्ष उगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर और सिंह, गधा और घोड़े यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है पर्वतीय वन। अब ये क्या होता है, तो पर्वतीय वाले क्षेत्रों में तापमान की कमी होती है। जैसे कि अभी हमने बताया, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तापमान में कमी देखने को मिलती है। और इन तापमान में कमी के कारण वनस्पतियों में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। और इन अंतर के कारण हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैसे कि टुंड्रा की ओर जब देखते हैं तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है इनमें भी अंतर देखने को मिलता है। अगर अधिक ऊंचाई की बात करते हैं, लगभग हम 1000 से लेके 2000 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पहाड़ों पे अधिक ऊंचाई पे हम देखते हैं यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वाले वनों की बात करते हैं तो वहाँ पे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं, इन वनस्पतियों की जो पत्तियाँ होती हैं वह चौड़ी होती हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि ओक एक वृक्ष है और चेस्टनट जो होते हैं यह वृक्ष होते हैं जो कि यहाँ पे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद और ऊंचाई पे हम जाते हैं, लगभग 1500 से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई पे हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे वृक्षों में फिर से अंतर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वह शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि इसकी जो पत्तियाँ होती है त्रिकोणीय होती है। ठीक है, यहाँ पे जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए तो जैसे चीड़, जिसको हम पाइन के नाम से भी जानते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, ये यहाँ की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। ये वन जो प्रायः हिमालय के दक्षिणी ढलानों पे और दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पे प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वह घास के मैदानों का स्थान ले लेते हैं। अब क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तापमान में कमी आ रही है, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश है वह हमें कम दिखाई देखने को मिलता है। वहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा कि बर्फ़ की, अब यहाँ पे तापमान कम होगा तो बर्फ़ वाला क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि शीतोष्ण वाला क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अब लंबे लंबे वृक्ष ना होके यहाँ पे हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं। जो वृक्षों की लंबाई होती है बहुत कम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए सिल्वर फर्न, जूनिपर, पाइन, बर्च, इस प्रकार की यहाँ की वनस्पतियाँ हैं। और फिर से जैसे जैसे और हम हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं, यहाँ पे वृक्षों की जो आकार है और छोटे होते चले जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों के रूप में विलीन हो जाते हैं। यानी कि जब हम एकदम लास्ट में ध्रुवीय वाले क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां पे 12 महीने जो बर्फ़ जमी होती है वहां पे किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। अगर 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा भी सूर्य की किरणें वहां पे पहुंचती हैं तो थोड़ा सा जब वहां पे बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की थोड़ी छोटी वनस्पतियाँ उग जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मांस हुआ, ठीक है, लीचन घास हुआ,
यह सब क्या है, टुंड्रा वनस्पतियों वाले जो वनस्पति हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन वनों में कौन से जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइवैक्स और ये जो लाल पांडा होते हैं कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो जंतु हैं यह पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मैंग्रोव वाला क्षेत्र। ठीक है, यह टॉपिक, यह जो पार्ट है यह वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में यानी कि यूपीएससी वाले एग्ज़ाम में आपको प्रीलिम्स और मेंस के रूप में, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अन्य एग्ज़ामों के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं वह कोस्टल एरिया वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे कि हमारा यह प्रायद्वीपीय भारत है, इस वाले क्षेत्रों में यह वनस्पतियाँ उगती हैं। ये क्या करती हैं, जब ज्वार और भाटा आता है तो इनको रोकने का काम करती हैं और जो कोस्टल एरिया वाली मृदा होती हैं उनकी रक्षा करती हैं, यानी कि कटाव को रोकती हैं। घने जो मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है, ठीक है, जिनकी जो जड़ें होती हैं वह पानी में डूबी होती हैं। यह जो वनस्पतियाँ हैं, मैंग्रोव वन है, यह गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में, महानदी जो है इनके डेल्टाई क्षेत्रों में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई वाले क्षेत्रों में आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टाओं में पाए जाने वाले जो सुंदरी वृक्ष हैं यहाँ पे, इस कारण यहाँ पे इसका नाम सुंदर वन भी रखा गया था। और इस क्षेत्रों में हमें मैंग्रोव वन भी दिखाई देते हैं, जिससे हमें मजबूत लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। और यहाँ पे हमने पिछले क्लासों में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी हम जान लेते हैं कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, यहाँ पे कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, बोल रहा कि जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इनका संरक्षण क्यों आवश्यक हो जाती है। जैव विविधता, देखिए, संसाधनों का भंडार होता है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस कारण जैव विविधता जो है यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो जाती है और इनका संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें जो इनसे तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन इनको हमें संतुलित बना के भी रखना चाहिए, क्योंकि इनमें अगर असंतुलन होगा तो वह न केवल इनमें ही असंतुलन होगा, बल्कि वह इसका जो प्रभाव होगा वह मानव जीवन पे भी पड़ेगा। इस कारण इसको हमें जो संरक्षित करना होगा। इसके बाद आता है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी में हम देखते हैं लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, और 2,000 से अधिक जो यहाँ पे भारत में जो पक्षियाँ पाई जाती हैं इनकी प्रजाति पाई जाती हैं। और अगर हम विश्व की तुलना करें तो लगभग यहाँ आपको देखने को मिलेगा 13% जो है यहाँ पे ये अगर विश्व की तुलना करें तो 13% जो यहाँ पे इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मछलियों की अगर प्रजाति हम बोले तो लगभग 2,550 इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि विश्व के लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी जो सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। अब उभयचरी क्या होते हैं, जो कि जल में रहते हैं और स्थल दोनों भागों पे रहते हैं, उसको उभयचर कहते हैं। सरीसृप वे होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। स्तनधारी वे होते हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं, जो स्तनधारी जो जंतु है, सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु अभी तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाथी है, जो कि बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये जो हाथी हैं असम, कर्नाटक, केरल तथा उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, और एक सींग वाले गैंडे जो हैं यह असम में पाए जाते हैं। असम तथा बंगाल के दलदली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसी के लिए यह विख्यात है। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में आपको देखने को मिलेगा कि जंगली गधे तथा ऊँट पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय,
चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखा है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। यह एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। जो भारतीय शेर है, इनका प्राकृतिक आवास यहाँ पे जो होता है वह क्या है, वह भारत में ही है। यानी कि भारत के गुजरात के गिर जंगल में यह जो शेर होते हैं पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो बाघ है वह मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में इनका जो आबादी है पाई जाती है। बिल्ली के जाति के एक अन्य सदस्य की अगर हम बात करते हैं तेंदुआ, तो यह भी यहाँ का एक प्रमुख जानवर होता है। इसके बाद हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो जैसे बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़, इस प्रकार के तिब्बती भेड़ जो बारहसिंगा होते हैं तो यहाँ पे ऐसे पाए जाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नदी और झीलों की बात करते हैं, समुद्र क्षेत्रों में बात करते हैं तो कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल जो मगरमच्छ की प्रजाति का एक अलग जो इसी प्रकार की एक अन्य जो जीव है होता है, जो कि विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे जो पक्षियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर इत्यादि प्रकार के आप तो अपने वातावरण में यानी कि अपने चारों ओर देखे होंगे, अपने पर्यावरण में देखे होंगे। लेकिन इनमें भी धीरे धीरे कई प्रकार की जो वनस्पति जो हमारी जो यहाँ पे जो पक्षियाँ हैं, इनमें भी धीरे धीरे आप देखोगे इनकी जो प्रजातियों की संकट अब यहाँ पे इनके लिए उत्पन्न हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आप डाटा के हिसाब से देखें लगभग 1300 जो पादप जो प्रजातियाँ संकट में हैं और 20 जो प्रजातियाँ हैं विनष्ट हो चुकी हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये पादपों की बात कर रहे हैं। यानी कि 1300 पादप प्रजातियां जो हैं इनका जीवन संकट में है और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। इनका प्रमुख कारण क्या है? तो इनका प्रमुख कारण है जो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। यानी कि मानव का जो लालच है यह इतना बढ़ गया कि इनके कारण अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि व्यापारियों का जो अपने व्यवसाय के लिए अधिक मात्रा में शिकार करना, रासायनिक जो उद्योगों में रासायनिक जो भी अवशिष्ट होता है यानी कि जो अवसाद होते हैं और सुष्ट भाग होते हैं, तेजाबी वाले जमाव के कारण यहाँ पे लोग प्रदूषित जो भी पदार्थ होता है वह नदियों में प्रभावित कर देते हैं, वह नदी तंत्र को जो है दूषित करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे विदेशी जो प्रजातियों का जो प्रवेश होता है तो वह कृषि तथा निवास करने वाले वनों की जो अंधाधुंध कटाई कर दिए। अब वहाँ से जो भी जो विदेशी पक्षियाँ आ रही हैं उनके जो आवास हैं वह नष्ट हो गए हैं और जो भी वनों में जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका वह आश्रय था वह भी नष्ट हो गया। इस कारण वह अपने आवास को छोड़कर वह गांव की तरफ पलायन करते हैं, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं और जानवरों में जो संकट का सामना करना पड़ जाता है। वहाँ पे या तो गांव के लोगों की मृत्यु होती है, किसी पर्सन की मृत्यु होती है या फिर उस जानवर को अपना प्राण त्यागना हो जाता है। तो इस कारण सरकार ने इन सब की स्थिति को देखते हुए यानी कि अपने देश की पादप और जीव जंतु की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। तो पहला देखिए कि देश में लगभग 18 जीव मंडल निचय यानी कि आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। अब एक शब्द आया है आरक्षित क्षेत्र। अब यह क्या होता है? तो यह बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित उसे किया जाता है यानी कि जो विलुप्त के लिए संकट में है और जो दुर्लभ जीव जंतु यानी कि जो प्रजातियाँ दुर्लभ हो गई हैं उनका संरक्षण किया जाता है। इसके लिए 18 जीव मंडल निचय यहाँ पे स्थापित किए गए हैं।
जिसमें से यहाँ पे दिया है डाटा 10, लेकिन अगर हम वर्तमान में अपडेट वाली बात करते हैं तो 12 हैं, जिसमें से सुंदरवन, यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक और ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचकनकमर, क्या है इसको देख लीजिएगा, और अमरकंटक की गणना विश्व के जीवमंडल के नीचे में की जाती है। हमने बोला कि 12, लेकिन यहाँ पे 10 दिया था, 2 और जुड़े हैं जिनमें है कंचनजुंगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है पन्ना, जो कि एमपी में पड़ता है। यहाँ पे टोटल 18 दिया है, लेकिन विश्व में जो यहाँ पे विश्व में जिसकी गणना की जाती है वह कुछ 12 ही हैं। तो इसको जैसा कि अभी हमने बताया, तो ये जो 18 हैं इसको ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल वाला जो है कहाँ पे है, सिमलीपाल यहाँ रहा। सिमलीपाल यहाँ पे पूछा जाता है, सिमलीपाल कहाँ पे है, तो यह है उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो ये जो सिमलीपाल वाला है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में यह क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि 1992 में सरकार ने पादपों और उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने के लिए योजना का निर्माण किया है। शेर संरक्षण, गैंडा के संरक्षण के लिए तथा भारतीय भैंसा संरक्षण के लिए, प्राकृतिक जो वनस्पति तंत्र के लिए संतुलन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निर्मित की गई हैं। 103 नेशनल पार्क तथा 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा कई चिड़ियाघर और राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अब अभ्यास वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला है पहला कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो पहला है टुंड्रा, दूसरा है हिमालय, तीसरा है मैंग्रोवन और चौथा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो यहाँ पे चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उसके बाद सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, लगभग 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं। देखिए सिमलीपाल जो जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा, जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया है। उसके बाद बोल रहा है कि भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में से एक हैं, तो मन्नार की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, कल अगले चैप्टर की बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, तथा सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।